हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और सहकुशल हैं। इसी तरह अच्छे रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जो अधिकार है उनके बारे में चर्चा की थी कि भारत का एक राष्ट्रपति है, उनसे 52 से लेकर 62 तक हमने अनुच्छेद पढ़े थे। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की सामान्य काल की शक्तियाँ हैं, यानी कार्यपालिका है, विधायिका है, वित्तीय और न्यायपालिका है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की परामर्श ले सकता है, क्षमा कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार। विधायिका की अगर वित्तीय की बात करते हैं, वित्त विभाग का अध्यक्ष होता है। 550 करोड़ जो आकस्मिक निधि है उसका अध्यक्ष होता है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। कोई भी वित्त विधेयक है उसमें राष्ट्रपति देता है। आकस्मिक है यानी किसी भी कहे राज्य है उसको कहे पूर्व में किसी भी राशि की जरूरत हो जाती है तो राष्ट्रपति उसके साइन करेगा और उनको पैसे देता है। तो तीसरे क्या कार्यपालिका है, राष्ट्रपति के समस्त कार्यपालिका प्रमुख होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अन्य जो स्टेट है, राष्ट्र है, उनके साथ कोई व्यक्ति कार्य करता है यानी पीएम है करेंगे तो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। और ये क्या है, मुख्य जो विभाग होते हैं यानी संवैधानिक और क्या वैधानिक जो विभाग उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वित्त विभाग है, जैसे लोक सेवा है, वित्त विभाग है, पीसीएस है और मानवाधिकार आयोग है, महिला है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग है। उनकी अगर बात करते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कौन से आती है? कार्यपालिका के। विधायिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति स्वयं विधायिका का एक सदस्य होता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर कौन सा बनता है? हमारा विधायिका बनता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके पद पर ना हो, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके पद पर ना हो तो राष्ट्रपति इसमें जाएगा और अपने क्या विचार दे सकता है। वह विधायिका की बात करते हैं तो विशेष अभिभाषण देगा उसमें। और राष्ट्रपति जब क्या है एक सदन चुनकर आता है, यानी बजट पास होता है, एक चुनाव सरकार चुनकर आती है तो प्रथम बार ये जाकर के सदन को प्रस्तुत करता है। प्रतिवर्ष जो बजट पेश किया जाता है उसका प्रथम जो भाषण है वो राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। राष्ट्रपति जो सत्रावसान कर सकता है, आहूत कर सकता है और क्या पीएम की सलाह से निलंबन भी कर सकता है। ये इसकी मुख्य हमने कल बातें पढ़ी थी। इसमें एक और आ जाता है कि राष्ट्रपति की निषेधाधिकार है। राष्ट्रपति क्या है? निषेधाधिकार कितने हैं, यानी राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्या है निषेध कर सकता है। तो ये मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी वीटो की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के वीटो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो क्या होता है? अत्यधिक वीटो होता है, एक निलंबनकारी वीटो होता है, एक कौन सा होता है? पॉकेट वीटो होता है। एक तो कौन सा होता है? अत्यधिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और तीसरा कौन सा आता है? पॉकेट वीटो है। पहला कौन सा है? अत्यधिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो या जेब निषेधाधिकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जेब निषेधाधिकार। यानी राष्ट्रपति के पास 3 ये शक्तियां होती है। जब उसके पास कोई विधेयक आता है तो उसको 3 प्रकार से ये उन पर कार्रवाई कर सकता है। एक तो क्या अत्यधिक वीटो है, यानी इसको बिल्कुल मना कर दे। यह क्या है? किसी विधेयक को क्या है अपनी सहमति से अत्यधिक वीटो है, यानी अपने पास रोक कर रख सकता है, उस पर कोई भी डिसीजन ना दे, उनको रोक कर रख सकता है। दूसरा निलंबनकारी, उसे निरस्त कर सकता है, बिल्कुल मैं इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दूंगा, काटा मार देगा। तीसरा क्या? पॉकेट वीटो है, जेब निषेधाधिकार, इसको लंबे समय तक अपने पास पेंडिंग रख सकता है, जेब में डाल के क्या भूल गया तो इसे इसलिए क्या कहा जाता है? जेब निषेधाधिकार कहा जाता है। तो पहले अगर बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है, अर्थात उसके पास कोई विधेयक आता है उस पर अपनी राय नहीं देता है तो उसे क्या कहा जाता है? अत्यधिक वीटो कहा जाता है। यानी किसी भी जो विधेयक है उसके ऊपर क्या है विधेयक पर आविष्कार, इसे अत्यधिक वीटो कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति होता है वह किसी विधेयक पर अपने विचार देने से अस्वीकार कर देता है, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे अत्यधिक वीटो कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने इसमें क्या कोई भी निर्णय नहीं दिया है, वह अस्वीकार कर देता है, मैं इस पर क्या है इसको देखूंगा ही नहीं है। ऐसा आज तक 2 बार हुआ था। आज तक कितने बार है? 2 बार हुआ था। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें एक पेप्सू विवाद आया था। पंजाब के क्षेत्र को पेप्सू कहा जाता था। इस क्षेत्र को लेकर के एक विवाद आया था तो इसमें क्या राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। और
1991 में कौन से थे? 1991 की अगर बात करते हैं डॉक्टर के आर नारायण थे, उसमें की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति थे। तो इनके द्वारा क्या है एक विधेयक लाया गया था, एक क्या है विधेयक लाया गया था। इसमें जो सदन के सदस्य थे यानी लोकसभा के या राज्यसभा के सदन के सदस्य थे, उन्होंने क्या है लोकसभा भंग होने वाली थी और अपने वेतन भत्तों में क्या अपने आप बढ़ोतरी कर ली थी और इसको पारित करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति इस पर क्या है काटा मार दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है जब है विधेयक जिस पर अपने विचार देने से अस्वीकार कर देता है यानी सहमति नहीं दर्शाता है, जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं उनके साथ स्वयं की सहमति नहीं दर्शाता है, तो इससे पॉकेट वीटो को क्या कहा जाता है? अत्यधिक। ऐसे वीटो को क्या कहा जाता है? अत्यधिक वीटो है। ऐसा कब हुआ था? 1954 में पंजाब के पेप्सू क्षेत्र को लेकर 1954 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद उसमें सीएम थे, क्या थे? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। पंजाब का कौन सा था? पेप्सू, PEPSU। पंजाब के क्षेत्र को पहले पेप्सू कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह थे, उनसे पहले पेप्सू प्रांत ये क्षेत्र था। सबसे विस्तृत भाग कौन सा था? पेप्सू था। तो इसमें क्या है राष्ट्रपति ने मना कर दिया। दूसरा कौन सा था? डॉक्टर आर जो कहते KR वेंकटरमन थे, उनके समय क्या है इन्होंने क्या था जो लोकसभा के जो मेंबर थे उन्होंने क्या चालाकी दिखाई, यानी लोकसभा भंग होने वाली है, अगले फिर नहीं चुनकर आएगी तो हम अपने क्या है जो वेतन है उनमें बढ़ोतरी कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। तो 1991 में 1991 में वेंकटरमन की सरकार में मना कर दिया। कौन सा था? वेतन भत्ते बिल। वेतन भत्ते बिल यानी उन्होंने क्या लालच दिखाया था कि अपने वेतन बढ़ा लेंगे, जैसे लोकसभा के सांसद का वेतन होता है, उन्होंने क्या बढ़ोतरी के लिए कहा था और हमें वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाए और हमारे जो बिल आ रहे हैं लाइट के पानी के जो भी बिल आ रहे हैं लाइट पानी के या टेलीफोन के उनमें बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने प्रावधान किया था। लेकिन जो थे राष्ट्रपति उनके क्या मना कर दिया था। दूसरा कौन सा होता है? निलंबनकारी वीटो है। यदि राष्ट्रपति अगर बात करते हैं अगर राष्ट्रपति का किसी भी जो कोई विधेयक आता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है, अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता है तो इसे क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस जिस सदन से आया उस सदन में भेज देता है, वापस संसद में भेज देता है, तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो है। यानी किसी भी सदन से है, लोकसभा से है तो लोकसभा में वापस लौटा देता है, राज्यसभा से है तो राज्यसभा में वापस लौटा देता है। तो इसे क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति कहता है मैं इसके ऊपर क्या है अपना सहमति नहीं देता, इसे क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो है। तीसरा पॉकेट वीटो है। यानी राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला आता है तो राष्ट्रपति इसे जेब में रखकर क्या है भूल जाता है, इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसका क्या हुआ था? ज्ञानी जेल सिंह था। उसमें क्या डाकघर संशोधन बिल आया था एक, यानी डाकघरों में क्या संशोधन को लेकर कोई बिल आया था तो इसमें क्या है ये भूल गए थे, ज्ञानी जेल सिंह है। तो इसमें क्या 1900 कब आया था? डाकघर संशोधन बिल आया था ज्ञानी जेल सिंह के समय 1986 में थे ये ज्ञानी जेल सिंह। तो 1986 में आया था, 1986 में यानी जेल सिंह के समय डाकघर संशोधन बिल यानी डाकघर में जो समस्याएं थी उनको लेकर उनमें संशोधन करने के लिए उन्होंने बिल रखा था, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह उन्होंने जेब में डालकर भूल गए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जेब निषेध अधिकार कहा जाता है, यानी पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होते हैं। पहले अगर बात करते अत्यधिक वीटो है यानी मना कर दे, दूसरा निलंबनकारी है वापस सदन में लौटा दे, तीसरा की अगर हम बात करते हैं जेब निषेध अधिकार है, जेब में डालकर क्या भूल जाता है, तो इसमें इसे क्या कहा जाता है? जेब निषेध अधिकार कहा जाता है। इसके बाद एक थोड़ा सा पॉइंट और है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति क्या है? अध्यादेश जारी करता है। यदि संसद लोकसभा सदन में न हो, संसद क्या सदन में न हो, भंग हो, ऐसे में राष्ट्र को क्या है किसी नए कानून की जरूरत पड़ जाती है। तो जब राष्ट्रपति क्या करता है? एक अध्यादेश जारी करता है जिसे 123 के तहत नया कानून बनाता है। तो इसमें एक जो थोड़ा सा अपना अनुच्छेद रह गया है कि अनुच्छेद 123 है। राष्ट्रपति का कौन सा है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें क्या कहा गया है? इसको क्या कहा जाता है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश क्या है? जारी करना। जब
जब संसद के सदन भंग हो, यानी लोकसभा है वो भंग हो, जब संसद का सदन भंग हो, ऐसे में राष्ट्र को नए कानून की आवश्यकता हो, नए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर नया कानून बना सकता है। अध्यादेश जारी कर नया कानून बना सकता है, जो 6 सप्ताह या 42 दिन तक मान्य रहता है। जब सदन आता है तो 6 सप्ताह के अंदर क्या सदन जब आता है या तो इस कानून को लागू कर देगा 6 सप्ताह बाद, या इसको कहे 2/3 बहुमत से इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, इसे लागू कर देगा, या इसको कहे हटा देता है। तो 123 के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 123 रिप्रेजेंटेड बाई, तो इस 123 जो है मूल संविधान का जो 123 है, इसमें अध्यादेश के बारे में की है कि जब क्या संसद के सदन में न हो और कहे किसी भी राष्ट्र को कहे कोई नए कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, यानी नया कानून है उसके निर्माण की सहमति देता है कि हम क्या है नया कानून बना रहे हैं। अगर संसद जब सदन में आएगा, संसद के सदन है जब एक्टिव होते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो वो 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर या तो क्या है इसको लागू कर देंगे, 6 सप्ताह या 42 दिन तक इसे लागू रहता है। जब बाद में ये बातें हैं तो ये या तो 2/3 बहुमत से इसको क्या पारित कर करके लागू कर देते हैं आगे के लिए, नहीं या कहे हटा सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति एक क्या करता है अध्यादेश जारी करता है, यानी एक कानून का निर्माण करता है। जब क्या है सदन अपने कार्यवाही में न हो, यानी सदन क्या है जब भंग हो, लोकसभा क्या है भंग होती है, राज्यसभा तो क्या है कौन सा किस प्रकार का है, लोकसभा तो क्या है राज्यसभा तो क्या है लगातार चल रहा है, यानी इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा है वो भंग कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं 352 है, 56 है और 300 क्या है 60 है। 352 है, 56 है, 360 है। तो अगर पहली बात करते हैं 352 को क्या कहा जाता है, पहले अगर बात करते हैं 352 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि भारत की कौन सी है आपातकालीन की शक्ति है। तो 352 में मूल शब्द 1950 में क्या था, इसका नाम क्या कर दिया गया था, मूल संविधान है उसमें जो 300 कौन सी थी पहली शक्ति कौन सी, 352 को क्या क्या आंतरिक अशांति कहा गया था। आंतरिक अशांति है या क्या है शस्त्र विद्रोह है, आंतरिक शांति या बाहरी आक्रमण है, इसके नाम से जाना जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो पहला अगर हम बात करते हैं उनसे 352 है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति कौन सी आती है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। पहला बात करते हैं अनुच्छेद 352। इसे पहले क्या कहा जाता था, पहले क्या है आंतरिक अशांति है, मूल संविधान में इसका नाम क्या था आंतरिक अशांति है, यानी भारत के अंदर ही अंदर कोई शांति पेश हो गई, इसे आंतरिक शांति कहा जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे शस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया। यानी शस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लागू होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे शस्त्र विद्रोह आपातकाल के नाम से जानते हैं। पहले भारी आक्रमण या आंतरिक शांति के नाम से जानते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 का नाम इसका चेंज कर दिया, क्या कर दिया गया, शस्त्र विद्रोह है। तो इसको समझते हैं ये किस प्रकार होता है, ये क्या है किस प्रकार होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत के पास में कौन सा पड़ता है, पाकिस्तान, ये अपना क्या भारत है, इसके बाद ये क्षेत्र कौन सा आता है, पाकिस्तान, इधर कौन सा आता है, भारत के साथ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास यहाँ गंगानगर है, गंगानगर की बॉर्डर लगती है, गंगानगर की बॉर्डर किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान ने गंगानगर पर हमला कर दिया, कोई क्षेत्र विशेष है वहाँ पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने जैसे गंगानगर के पास कोई भी चौकी है वहाँ पर हमला किया है, तो यह सर्वप्रथम बात कहाँ पर जाती है, वहाँ का कौन सा आता है जिला,
कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर को ये सूचना दी जाती है बॉर्डर के द्वारा, जो बॉर्डर पर बैठे होते हैं उनके द्वारा सूचना दी जाती है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या है हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने क्या है हमारे ऊपर क्या है हमला कर दिया है। तो फिर यह जो जिला कलेक्टर होता है ये सूचना किसको देता है, संभागीय आयुक्त है, यानी जिस संभाग में ये गंगानगर आता है उसको करेगा संभागीय आयुक्त को सूचना देता है। संभागीय आयुक्त कौन सा है, बीकानेर होगा, बीकानेर में आता है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। बीकानेर को यह क्या सूचना देता है कि गंगानगर में ईस्ट पोस्ट पर क्या है पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। तो ये जो कौन सा होता है संभागीय आयुक्त होता है, बीकानेर का होता है, ये किसको सूचना देगा, मुख्य सचिव को, सचिवालय में देता है। मेन सेक्रेटरी होता है सीएम का, तो मुख्यमंत्री का मेन सेक्रेटरी होता है, उसको यह सूचना देगा, यानी मुख्य सचिव को यह सूचना दी जाती है। और मुख्य सचिव है यह सूचना किसको देता है, राज्यपाल को। मुख्य सचिव है वो सीएम को न देकर प्रमुख कौन सा होता है, राज्यपाल है, राज्यपाल को यह सूचना देता है। और राज्यपाल फिर यह सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो इस प्रकार कहीं पर भी कोई आक्रमण करता है तो ये घटनाक्रम इस प्रकार होता है कि जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, गंगानगर क्षेत्र में आक्रमण किया, तो सर्वप्रथम यह सूचना वहाँ का जो जिला कलेक्टर है, प्रत्येक जो अगर जिले होते हैं उनका कलेक्टर होता है, इसीलिए होता है जिले का प्रमुख की कोई भी आपदा हो, कोई भी घटना हो तो सर्वप्रथम कलेक्टर को पकड़े और उन्हें बताएं कि आपके यहाँ पर स्थिति है। और कलेक्टर कहीं क्षेत्र विशेष में कोई घटना होती है सर्वप्रथम क्या कलेक्टर इसकी सूचना देगा, ये किसको देगा, संभागीय आयुक्त, यानी जिस संभाग में वो कलेक्टर लगा है। जो बीकानेर संभाग में आता है तो बीकानेर संभाग में ये बताएगा कि गंगानगर में इस क्षेत्र में ये घटना हो गई है। तो संभागीय जो आयुक्त है बीकानेर है वो मुख्य सचिव को सूचना देता है। जो अगर हम बात करते हैं सीएम का, जो मुख्यमंत्री होता है इसका मुख्य सलाहकार होता है, मुख्य जो कार्यवाही करते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। तो ये होंगे। इसके बाद मुख्य सचिव यह सूचना राज्यपाल को देगा, संबंधित जो राज्य का राज्यपाल है उसको देंगे। वो राज्यपाल है राष्ट्रपति को बताएगा कि हमारी ये बात होगी। राष्ट्रपति फिर वहाँ जो होता है सदन होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ पर ये बात करेगा कि वहाँ पर क्या है इस प्रकार की यह घटना हो गई है, वहाँ पर क्या आक्रमण कर दिया है। तो क्या है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है, राष्ट्रपति किसको बात करता है कि प्रधानमंत्री वो उसके मंत्रिमंडल है। इसके बाद क्या पीएम उसका मंत्रिमंडल होता है। 74-75 में क्या पीएम व उसका मंत्रिमंडल का चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति फिर क्या है पीएम व उसके मंत्रिमंडल को यह बताता है। तो इसके बाद क्या है पीएम और उसका मंत्रिमंडल है वो लिखित सिफारिश पर क्या है 1 माह के लिए क्या है लिखित सिफारिश पर 1 माह के लिए क्या है आपातकाल लागू कर देते हैं। जो भी क्षेत्र गंगानगर है तो वहाँ पर क्या 1 माह के लिए क्या आपातकाल लागू कर देते हैं कि 1 माह के लिए आपके यहाँ क्या इमरजेंसी लागू की जाती है। या तो क्या है हाँ, तो वहाँ पर क्या है अगर बात करते हैं लिखित सिफारिश पर क्या वहाँ पर आपातकाल गंगानगर क्षेत्र वहाँ पर लागू कर दिया जाता है। इसके बाद या तो क्या इसकी जो क्या टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, तो संसद बाद में क्या है इसको जब लागू कर दिया जाता है सामान्य स्थिति हो जाती है तो या तो संसद इसे क्या है सामान्य अपने रूप से इसको हटा सकता है साधारण तरीके से, या इसे आगे लागू कर सकती है 2/3 बहुमत से क्या है 6 माह का लेके इसको आगे कर सकती है। तो इस प्रकार है ये हमारा आपातकाल लागू होता है। कौन सा आता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो लागू किया जाता है आपातकाल वो कौन सा है सशस्त्र विद्रोही आपातकाल है, इन 352 में दिया गया है। तो प्रथम बार यह 1 माह के लिए लागू होता है। या तो संसद इसे साधारण तरीके से हटा सकता है या इसे आगे कर करके 6 माह पर के है इसे आगे कर सकता है। तो बाद में एक सामान्य से डायग्राम के माध्यम से तीनों जो आपके आपातकाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार है आज तक कितनी बार लागू हो चुका है, अब तक कितनी बार जो लागू हो चुका है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं भारत में अब तक ये 3 बार लागू हो चुका है। भारत की अगर बात करते हैं तो ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 3 बार लागू हो चुका है। 352 है। पहले तो चीन आक्रमण किया था 1962 में, भारत चीन का हुआ था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में है। दूसरा पाकिस्तान ने किया था 1971 में है। और तीसरा कौन सा था 1975 की अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी दिए 1975 में पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया था। तो इसके आधार पर भारत में कितनी बार 352 लागू हो चुका है। भारत में 3 बार जो लागू हो चुका है। पहला तो कौन सा था 1962 है, 1971 है और कौन सा था 1975 है। 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, 1971 में पाकिस्तान ने किया था और 1975 की बात करते हैं आंतरिक जो मतभेद हो गया था उनके कारण ये लागू होता है। जब 1962 में लागू हुआ था तो वो पता है हमें कौन से राधाकृष्ण थे। 1962 में जब राष्ट्रपति ये लागू हुआ था 352 जब लागू हुआ था आपातकालीन प्रावधान लागू हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति कौन से थे राधाकृष्ण थे। और 1971 में वीवी गिरी थे। 1971 की बात करते हैं द्वितीय चक्र की गणना में चुने गए थे वीवी गिरी हैं। और 1975 की अगर बात करते हैं फखरुद्दीन
निजामुद्दीन अली अहमद है वो भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। इस प्रकार जो है प्रथम बार 352 यहाँ पर लागू हुआ था। किस आधार पर लागू होता है यह, किस आधार पर लागू होता है यह, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम 1 माह के लिए लागू होता है। पीएम व उसका मंत्रिमंडल है लिखित सिफारिश करेंगे, इसके आधार पर होगा, और प्रथम बार 1 माह और बाद में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी भी राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू हो गया है तो क्या संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पर भी क्या है आपातकाल लागू है तो संसद जो होती है वो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर सकते हैं, और वापस सामान्य स्थिति में 6 से 5 वर्ष किया जा सकता है। 1976 में ऐसा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका कार्यकाल लोकसभा का था वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। क्यों? वहाँ पर लागू किया, 1976 की बात है तो उसमें लागू हुआ था, आंतरिक शांति की बात की थी तो उसमें लागू कर दिया गया था। बाद में इसको क्या है 6 से बाद में क्या है फिर इसका 5 वर्ष जो है संशोधन किया गया था। तो पहला प्रावधान कौन सा आता है? शस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल है। दूसरी, अगर हम बात करते हैं राज्यों में अगर कोई संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है तो उसमें आपातकाल लागू होता है। तो दूसरा कौन सा? अनुच्छेद 356 है। पहला तो कौन सा? आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति है या शस्त्र विद्रोह कहा जाता है। दूसरे की अगर बात करते हैं 356 है, इसमें कौन सा आता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी ये क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन है। यानी क्या है? कोई भी राज्य है वहाँ का संविधान है वो सही से कार्य नहीं कर पा रही है, राज्यपाल है यानी वहाँ की सरकार नहीं बन पा रही है तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन है। तो 356 मोस्टली क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन है। कोई भी स्टेट है उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन है उसके बारे में, यानी संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाता है। राज्यपाल जो होता है वो इसमें क्या है? सही सूचनाएं नहीं दे पाता है, संबंधित राज्य है उसमें सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, तो जब यह जो लागू होता है तो इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति क्या है? शासन है। तो बात करते हैं, वही डायग्राम बनाते हैं, वही क्या है? डायग्राम बनाएंगे इसे। कोई भी राज्य है, जैसे सपोज कर लीजिए अपना राजस्थान है, राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य। यहाँ पर 2 पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस है, एक क्या है? बीजेपी है, एक क्या है? कांग्रेस है, और दूसरी अपनी कौन सी आती है? बीजेपी है। ठीक है। राजस्थान की अगर सीटों की अगर बात करते हैं, विधानसभा की 200 सीट है। विधानसभा कितनी है? 200 सीट है। 200 क्या है? सीट है। इनमें अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के पास कितनी सीट आ जाती है? 100 है, और बीजेपी के पास कितने हैं? 100 है। यानी दोनों में बहुमत किसी को नहीं मिला है, दोनों में बहुमत किसी को नहीं मिला है। इसी के पास 100 है और बीजेपी और कांग्रेस के पास 100 है, यानी बीजेपी के पास भी 100 है और कांग्रेस के पास भी 100 है। दोनों एक दूसरे का समर्थन देने के लिए, बहुमत देने के लिए क्या है? राजी नहीं है। बीजेपी वाले कांग्रेस में नहीं जाना चाहते, कांग्रेस वाले के बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं। इस समय संबंधित राज्य का राज्यपाल है, जैसे राजस्थान के राज्यपाल है, वो दोनों पार्टियों को बुलाएंगे, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं और समझाते हैं उनको कि आप समर्थन दीजिए, एक आप या तो इन्हें दे दीजिए या आप इन्हें दे दीजिए, आप सरकार बनाएं, आप क्या है अपने स्टेट में सरकार बनाएं और स्टेट को क्या है चलाएं, अपने जो संविधान है जिसमें लिखा गया है कि आप अपने संविधान को चलाएं। लेकिन दोनों पार्टियां अगर इसको लागू करने के लिए मना कर देते, नहीं हम तो इनका समर्थन नहीं देंगे, बीजेपी कहती है हम कांग्रेस का समर्थन नहीं देंगे, तो दोनों में क्या है? विवाद होता है। फिर जो राष्ट्रपति है वो इनको छोड़ देता है, चलो जाओ आप, कोई बात नहीं, नया मनाओ। एक थोड़े टाइम बाद फिर राष्ट्रपति एक बार, और जो राज्यपाल है फिर इनको एक बार फिर वापस बुलाता है कि आप आएँ, ऐसा नहीं करें, आप एक दूसरे का किसी न किसी समर्थन दे दे। कोई विधायक है इधर उधर हो जाए, कोई होता ही है यार, थोड़े टाइम दे देते हैं इनको। कोई विधायक है जो इस पार्टी को छोड़कर इसमें आ जाए, किसी ने लालच आता है तो होता ही है, पार्टी दल बदल करते ही है। तो लेकिन अगर ऐसा फिर भी नहीं हो पाता है तो राज्यपाल फिर इनको एक बार बुलाता है और फिर एक बार इनको समझाता है कि आप ऐसा न करें, नहीं तो चुनाव दोबारा संपन्न करवाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी पार्टियां नहीं बांधती हैं, यानी बहुमत किसी का भी नहीं आता है। तो फिर जो राष्ट्रपति, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को कहता है कि इस राज्य में, जिस राज्य का होगा, जैसे राजस्थान राज्य का है, कि राजस्थान राज्य में बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही है, कोई भी पार्टी है उसका एक समर्थन जो मूल्य है, यानी वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रही है, तो आप यहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लागू करें। तो आप क्या है यहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन
लागू करें। तो ये क्या है, राष्ट्रपति जब होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की, फिर केंद्रीय पीएम जाएगा, पीएम और वहाँ का केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सिफारिश पर वहाँ पर जो भी राज्य है वहाँ पर कितने 2 माह का क्या करती है, 2 माह का क्या है लागू करती है, 2 माह का आपातकाल लागू करती है। यानी राष्ट्रपति शासन कितने माह का, शुरू में 2 माह का लागू किया जाता है। 2 माह के लिए जो राष्ट्रपति है वो अपने हिसाब से स्टेट को चलाएंगे। जैसे राजस्थान राज्य है तो राष्ट्रपति अपने निर्णय देता है, अपने जो कहे कार्य करवाएगा वो अपने तरीके से करवाता है। तो 2 माह के बाद क्या है, इसके ऊपर क्या है, या तो साधारण बहुमत से क्या है वो है विधानसभा उसको हटा दे, या 2/3 बहुमत से इसको पारित कर आगे 6 माह के लिए इसको आगे लागू कर सकती है। कितने माह के लिए इसको लागू किया जा सकता है, तो 6 माह करके इसको 3 वर्ष तक लागू कर सकते हैं। 3 वर्ष तक इसको क्या है लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा था, दूसरा कौन सा है, जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो आरंभ में 2 माह के लिए लागू होता है, लेकिन 6 माह करके उसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से अगर ज़्यादा की बढ़ोतरी करनी है तो इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ऐसा एक बार पंजाब के पेप्सू प्रांत में हुआ था। पंजाब के पेप्सू प्रांत में इसमें 3 से लगभग 5 वर्ष समय के राष्ट्रपति शासन रहा था। 1989 की बात है, शायद ये 1989 की बात है, उसमें रहा था, 1989 में रहा था। तो इसमें क्या 5 वर्ष यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन जब भी किसी में 3 वर्ष से ज़्यादा लगाना होता है तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहाँ पर संविधान में संशोधन करना होता है और बताना पड़ता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ की सरकार विफल हो रही है तो हम यहाँ पर क्या है लागू कर रहे हैं, हम इसको 1 से ज़्यादा बार लागू कर रहे हैं। तीसरा वित्तीय आपातकाल है। तीसरे की बात करते हैं, 360 है। 360 में क्या लिखा गया है, वित्तीय आपातकाल है। यानी यदि क्या है जो भारत की वित्तीय साख है उसको खतरा हो और भारत सरकार के पास पैसे नहीं हो तो इसमें जो आपातकाल लगाया जाता है उसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अनुच्छेद 360, यदि भारत की वित्तीय साख को खतरा हो, यानी भारत के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली, अक्ष में निधि है जो क्या खाली है भारत की, अगर भारत की वित्तीय साख को खतरा हो और भारत को क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय देशों से मांगते रहते हैं सहायता, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी भी प्रकार का सहायता नहीं हो रही है, ठीक है, उधार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जब किसी जो होता है भारत जो है या और भी है जो अगर आपातकाल लागू करता है तो इसे क्या कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। इसी वही है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, शुरू में लिखित सिफारिश पर 6 माह के लिए लागू करता है, 6 माह के लिए कैसे लागू करता है, ठीक है। और इसका अधिकतम अवधि है वो कितनी है, जब तक हमारा वित्तीय स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक यह लागू रहता है। तो वित्तीय आपातकाल के 360 में लिखा गया है कि जब हमारी यानी भारत की जब हमारी वित्तीय साख को, वित्तीय यानी लेन देन को, वित्तीय साख को खतरा हो वह हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी नहीं मिल पा रही हो तो ऐसे में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का कौन सा होगा, लिखित सिफारिश होगी तीनों में, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। वित्तीय आपातकाल क्या है, लागू कर सकता है। शुरू में क्या है 2 माह होगा, लिखित सिफारिश होगी, फिर इसके बाद क्या है 6 माह के बाद अनिश्चित काल तक वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। कितना ही समय इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जब तक भारत की वित्तीय जो स्थिति है नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक क्या है ये इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी लागू होता है तो उसमें जो सभी सरकारी कर्मचारी है, टीचर है, कोई भी है, टीचर है, डॉक्टर है,
इंजीनियर है, कोई भी जो सेवा क्षेत्र में है, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति के जो वेतन है उनमें कटौती नहीं की जाएगी। जो अन्य कर्मचारी है उनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। उनको अपनी इच्छा अनुसार सरकार पैसे देगी और जो कहे बचत का जो पैसा है वो खजाने में डालेगी और जो वित्तीय स्थिति है उसको कंट्रोल में करेगी। लेकिन भारत का अभी तक का जो वित्तीय खजाना खाली नहीं हुआ है। भारत में आज तक एक बार भी क्या वित्तीय जो आपातकाल है वो लागू नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, ये 3 राष्ट्रपति के कौन से थे आपातकाल थे, राष्ट्रपति संबंधी 3 थे, 352, 56 और क्या है 60 है। इसको एक डायग्राम के एक हम बनाते हैं डायग्राम, उसके माध्यम से इसको एक साथ लिखते हैं। ये ज़्यादा तो क्या है बात कितने माह के लिए होता है, कौन इसमें अनुमोदन करता है, अधिकतम अवधि कितनी होती है, इसके बारे में चर्चा होती है। तो पहला अगर बात करते हैं इस प्रकार आप डायग्राम बनाइए। इसमें तो कौन सा आता है, इसमें तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन से में दिया गया है, 352 है, 356 है और 360 है। इसमें नाम क्या दिया गया है, सहस्त्र। 352 को क्या लिखा जाता है आजकल, सहस्त्र विद्रोह। 356 को क्या लिखा जाता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आरंभ में कितने माह, शुरू में क्या है, शुरू में कितने माह तक लागू होता है। शुरू की अगर बात करते हैं तो आरंभ में यह राष्ट्रपति के द्वारा लिखित मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 1 माह के लिए लागू होता है। आपातकाल कौन सा होता है, मैंने पढ़ा था गंगानगर पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने, तो 1 माह के लिए होता है। ये कितने होते हैं, 2 माह के लिए, और ये भी कौन सा होता है, 2 माह के लिए। अधिकतम की अगर हम बात करते हैं, अधिकतम इसको क्या है बढ़ाया जा सकता है 1-1 माह कर कर, इसको 3 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष तक इसको ले जाया जा सकता है, और इसका क्या अनिश्चित काल तक है। एक जब तक इसमें लागू होता है तो इसको 6-6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, 6-6 माह के लिए, ठीक है। तो 6-6 माह के लिए इसको लागू कर सकते हैं। पहला कौन सा था, सशस्त्र जो विद्रोह है, इसे 6-6 बार के है लागू कर सकते हैं। और इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसको 2 माह और फिर 6 माह के आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कितनी बार लागू है, सशस्त्र विद्रोह की बात करते हैं, आज तक 3 बार लागू है। 1962 में भारत चीन आक्रमण था, 1971 में भारत पाकिस्तान आक्रमण था, 1975 की बात करते हैं आंतरिक अशांति के समय इसको लागू किया गया था। तो पहले कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले कौन से थे, राधाकृष्णन थे। 1962 में कौन से, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। फिर अगर बात करते हैं वीवी गिरी थे, और फिर कौन से थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 में, तो उनके समय ये लागू किया गया था। इसकी राष्ट्रपति शासन की अगर बात करते हैं 2 माह 3 अधिकतम क्या है 5 वर्ष तक लाया जाता है। पंजाब के पेप्स प्रांत में लगाया गया था, 1988 में संविधान का संशोधन किया था और इसमें क्या 5 वर्ष तक लागू किया गया था। और 360 है वित्तीय आपातकाल, आरंभ में 2 माह कर बाद में इसको 6-6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अंतिम क्या है, अनिश्चित काल तक ये लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल कितना है, अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। 356 है, अब तक 131 बार लगभग क्या है माना जाता है, ये 131 बार लागू हो गया है। ये 3 बार है, ये 131 बार है, ये क्या 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। इस प्रकार राष्ट्रपति के कौन से थे, ये आपातकाल संबंधी क्या प्रावधान थे, यानी राष्ट्रपति इनमें कौन कौन से क्या शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायपालिका हमने पहले पढ़ी थी। ये राष्ट्रपति की कौन सी थी, आपातकालिक शक्तियाँ हैं जो कंप्लीट होती है। हमने राष्ट्रपति के बारे में मुख्य सारी बातें पढ़ी है, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो उनको क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो इनमें राष्ट्रपति के लिए इतना ही। अब इसके बाद में क्या है, भाग 5 पढ़ रहे हैं। इसके बाद 63 से लेकर आगे हम क्या है 69 तक कहाँ से चलेंगे, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान है वो किए गए। और इसके बाद में 70 और 71 समाधान की शक्ति है। 71 की क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। और 72 क्या समाधान की शक्ति है। 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की क्या होती है, समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति कितनी दी गई है उसके बारे में इसका प्रावधान है वो किया गया है। तो इसके लिए इतना ही, बाकी इसका जो आगे का पार्ट है वो अगले सेशन में देखेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, इसी की तरह क्या है आगे बढ़ें। थैंक यू।